हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इसके पिछली क्लास में हमने लेंस के बारे में एक यूनिक ट्रिक के माध्यम से पढ़ी थी। मात्र 20 मिनट की क्लास है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा। अगर वो आप 20 मिनट की क्लास कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो लेंस टॉपिक से बनने वाले एक सिंगल प्रश्न भी आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज की इस क्लास में हम ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में और साथ ही मानव नेत्र संबंधी जितने भी दृष्टि दोष होते हैं उनको हम डिटेल में डायग्राम के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और ये आपके सीटेट एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि दृष्टि दोष से हर एक शिफ्ट में प्रीवियस ईयर में भी 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बनने ही बनने हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पढ़ते हैं ह्यूमन आई या फिर मानव नेत्र क्या होता है, या मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र या फिर ह्यूमन आई क्या होता है, तो ह्यूमन आई एक प्रकाश संवेदी ऑर्गन है। क्या होता है? प्रकाश संवेदी ऑर्गन, या फिर इसको हम लाइट सेंसिटिव अंग भी या ऑर्गन भी बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है, हमको आसानी से चीज़ों को या वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अब ह्यूमन आई होता क्या है और ह्यूमन आई के पार्ट कौन कौन से होते हैं, उनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाहरी परत के बारे में। ये देखिए, जो बाहरी परत होती है, जो कि अपारदर्शी परत होती है, ये कठोर परत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ये जो बाहरी परत है इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा का मेन काम क्या होता है, ये जो नेत्र के अंदर यानी आंख के अंदर जो भीतरी भाग होते हैं ना, उनको सुरक्षा देने का काम करती है। ये क्या करती है, उनको सुरक्षा देने का काम करती है। और जो स्क्लेरा होती है ना, स्क्लेरा कैसी होती है, स्क्लेरा अपारदर्शी होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी होती है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। दूसरा है, स्क्लेरा के अंदर एक काली कलर की परत होती है, इससे लगी हुई ही स्क्लेरा के आंतरिक परत से सटी हुई एक काली कलर की परत होती है, जिसको हम बोलते हैं कोरॉइड, या फिर बोल सकते हैं काले रंग की छिल्ली होती है, जिसको हम कोरॉइड बोलते हैं, या फिर इसको हम हिंदी में रक्तक पटल भी कहते हैं। ठीक है, स्क्लेरा का ही उभरा हुआ ये जो सामने तरफ भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया क्या होता है, स्क्लेरा का उभरा हुआ भाग होता है। और कॉर्निया का काम क्या होता है, तो कॉर्निया जो प्रकाश हमारी आंखों में, नेत्र में प्रवेश करता है या हमारी आंखों में जाता है, वो किससे होके जाता है, कॉर्निया के द्वारा ही हमारे आंखों में प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और अधिकांश प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन होता है, वो अपवर्तन किसके माध्यम से होता है, वो किसके मतलब किसमें होता है, तो वो कॉर्निया की जो बाहरी लेयर होती है ना, कॉर्निया के बाहरी लेयर में ही अधिकांश से लगभग मान लीजिए मैक्सिमम जो प्रकाश की किरणें हैं उनका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, कॉर्निया के बाहरी लेयर में होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं आइरिस में। आइरिस क्या होती है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी भाग होता है। ये देखिए, ये क्या होता है, ये होती है आइरिस। कॉर्निया के अंदर एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है या फिर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और आइरिस क्या करती है, तो आइरिस आंखों का रंग निर्धारित करती है। क्या करती है, आंखों का रंग निर्धारण कौन करता है, तो आइरिस के माध्यम से होता है। ये जो काली काली भूरी भूरी नीली नीली आंखें होती है ना, ये किसकी वजह से होती हैं, ये आइरिस की वजह से ही होती हैं। अब आइरिस के ही बीचों बीच एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम छिद्र भी बोल सकते हैं। आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच एक छिद्र होता है, ब्लैक होल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पुतली बोलते हैं। और पुतली का काम क्या होता है, ये जो पुतली होती है, पुतली का काम क्या होता है, पुतली का काम होता है कि जो प्रकाश प्रवेश कर रहे हैं ना, जो लाइट हमारे आंखों में प्रवेश कर रही है, उनकी मात्रा को नियंत्रित करना। तो पुतली का काम क्या होता है, पुतली का काम होता है प्रकाश की मात्रा को क्या करना, कंट्रोल करना। क्या करना, कंट्रोल करना या फिर नियंत्रित करना। जो हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, उसकी कितनी मात्रा अंदर जाएगी, कितनी मात्रा नहीं जाएगी, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पुतली करता है, जो कि आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है, जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं लेंस पे। देखिए, आइरिस के बाद आइरिस के पीछे क्या होता है, ठीक पीछे प्रोटीन का बना हुआ एक पारदर्शी भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का पारदर्शी भाग होता है। कैसा भाग होता है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट भाग होता है जिसको हम लेंस कहते हैं। और इसके शेप से आप समझ गए होंगे कि हमारी आंखों में कैसा लेंस होता है, तो हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अब जब ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस कैसे प्रकृति का होता है, हमने कल ही पढ़ा था जब हम लेंस पढ़ रहे थे। तो जो उत्तल लेंस होता है ना, वो किस नेचर का होता है? अभिसारी नेचर का होता है। कैसा होता है? अभिसारी नेचर। अभिसारी मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। यानी प्रकाश को ये क्या करता है? कन्वर्ज करके उसको इकट्ठा करके एक जगह पे फोकस करने का काम करता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी प्रकृति का होता है, यानी कन्वर्जिंग नेचर का होता है। उत्तल लेंस होता कैसा है? पारदर्शी होता है। और जो मानव आई है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। अब जो उत्तल लेंस है एक मांसपेशियों से जुड़ा रहता है जिसको हम बोलते हैं सिलियरी पेशी, या फिर इसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। तो ये जो उत्तल लेंस है ये एक मांसपेशियों से जुड़ा रहता है जिसको हम सिलियरी मसल्स बोलते हैं, या फिर इसी को हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं। तो उत्तल लेंस इसी से क्या होता है? कनेक्ट रहता है। जो उत्तल लेंस अपने जगह पे फिक्स रहता है ना, इधर उधर खिसकता नहीं है, अपने ही जगह पे टिका हुआ है, वो किसकी वजह से होता है? सिलियरी मसल्स या फिर सिलियरी बॉडी की वजह से। ये क्या करती हैं? उत्तल लेंस को उसी जगह पे फिक्स रखने का काम करती हैं। और इन्हीं ये जो मांसपेशियां होती हैं ना, सिलियरी मसल्स होती हैं, इसी के हेल्प से ही फोकस दूरी उत्तल लेंस की कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी को, ये आप या ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्या करती हैं? फोकस दूरी को क्या करती हैं? कम या फिर ज़्यादा करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? कम या ज़्यादा करने का काम कौन करती हैं? ये सिलियरी मसल्स ही करती हैं। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी कम या ज़्यादा होती है ना, ये किसकी हेल्प से होती है? तो ये जो मांसपेशियां होती हैं, सिलियरी मसल्स होती हैं, इन्हीं की हेल्प से, इन्हीं की सहायता से होती है, जिससे जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना में, या फिर दूर की वस्तुओं के लिए और पास की वस्तुओं के लिए जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो किसकी सहायता से बनता है? ये सिलियरी मसल्स की सहायता से ही बनता है, क्योंकि यही क्या करती हैं? फोकस दूरी को उत्तल लेंस की कम या ज़्यादा करने का काम करती हैं। अब हम आ जाते हैं रेटिना पे, जहाँ पे कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो रेटिना क्या होती है? ये जो कोरॉइड होता है ना, कोरॉइड का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, या फिर प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है कहाँ पे होता है? रेटिना पे ही होता है। स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे ही बनता है। रेटिना पे एक बिंदु पाया जाता है, इसमें रेटिना पे ही एक बिंदु पाया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम पीत बिंदु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीत बिंदु के नाम से जानते हैं। या फिर इसको एक नाम से और जाना जाता है, मैक्यूला लुटिया। किस नाम से जाना जाता है? मैक्यूला लुटिया के नाम से जाना जाता है। रेटिना में एक पॉइंट पाया जाता है जिसको हम पीत बिंदु या फिर मैक्यूला लुटिया से नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये तो पता चल गया कि रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। लेकिन रेटिना पे जो प्रतिबिंब या फिर इमेज बनती है, वो प्रतिबिंब बनती कैसे है? तो वो प्रतिबिंब उल्टा बनती है। बाद में ब्रेन में सिग्नल भेजे जाते हैं, फिर ब्रेन इस प्रतिबिंब को सीधा करता है और हमको सीधा करके वस्तु को मतलब दिखाता है। जो प्रतिबिंब बनी वो उल्टी बनी रेटिना पे, फिर इसका सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन इस इमेज को सीधा करता है, और इसी कारण से जो वस्तुएं होती हैं हमको सीधी दिखाई देती हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रेटिना। अब हम आ जाते हैं एक्वस, या फिर ये जो विट्रस बॉडी होती है ये क्या होते हैं? तो एक्वस बॉडी या एक्वस जो मटेरियल होता है, द्रव होता है, ये क्या होता है? तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में ये जो द्रव भरा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस द्रव बोलते हैं। और ये जो लेंस है, लेंस और ये पूरे आंखों के बीच में, कहाँ पे? लेंस और रेटिना के मध्य, ये रेटिना है सबसे पिछला भाग और ये लेंस है। तो लेंस और रेटिना के बीच में यहाँ पे जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? विट्रस बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रस बॉडी। ये कहाँ पे भरा रहता है? तो ये लेंस और रेटिना के बीच में भरा रहता है। कहाँ पे? लेंस और रेटिना के बीच में भरा रहता है। और एक्वस जो सोल्यूशन भरा रहता है, जो लिक्विड भरा रहता है, वो कहाँ पे भरा रहता है? तो वो आइरिस और कॉर्निया के बीच में भरा रहता है। किसके बीच में? आइरिस और कॉर्निया के बीच में भरा रहता है। अब लास्ट है ऑप्टिक नर्व या फिर ऑप्टिक डिस्क क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्टिक डिस्क के बारे में। ऑप्टिक डिस्क क्या होता है? ये रेटिना का वो पिछला भाग होता है जहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है ये निकलना स्टार्ट करती हैं, यानी आँख से बाहर निकलती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें नहीं पाई जाती, जो रॉड सेल्स है, जो कॉन सेल्स है, यहाँ पे नहीं पाई जाती। शंकु और शलाका कोशिकाएं यहाँ पे नहीं पाई जाती। ये क्या करती हैं? शंकु और शलाका कोशिकाएं ये प्रकाश को ग्रहण करने का काम करती हैं। तो जब यहाँ पे शंकु और शलाका कोशिकाएं ही नहीं पाई
लगाई जाएंगी तो यहाँ पे जो प्रकाश पड़ेगा ना वो दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए ऑप्टिक डिस्क को हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ब्लाइंड स्पॉट के नाम से हम ऑप्टिक डिस्क को जानते हैं, या फिर अंध बिंदु इसको हिंदी में बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट को किस नाम से बोलते हैं? अंध बिंदु के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? तो ये आंख में जितने भी विजुअल इंपल्स होते हैं ना, जैसे हमने कोई भी चीजें देखी, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमने देखा, अब ये जो विजुअल इंपल्स होता है, ये विजुअल इंपल्स कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास। तो ये विजुअल इंपल्स को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है? तो ऑप्टिक नर्व करता है। और ये लगभग 10 लाख या 1 मिलियन प्लस ऑप्टिक जो नर्व फाइबर होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। ब्रेन इन्हीं के सिग्नलों को समझता है और समझ के जो वस्तु आपने देखी है उसकी इमेज रेटिना पे उल्टी बनी थी उसको सीधा करता है, और सीधा करके हमको वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। तो ये क्या हो गई? पूरी ह्यूमन आई हो गई, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले ये बाहर का पार्ट जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, फिर उसके अंदर कोरोइड होता है, हमने कोरोइड को पढ़ा, फिर हमने कॉर्निया पढ़ा, आइरिस पढ़ी, लेंस क्या होता है, पुतली क्या होती है, ये क्या था? ये पुतली थी, या प्यूपल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, पुतली पढ़ा। उसके बाद हमने लेंस को पढ़ा, फिर सीलियरी मसल्स क्या होती हैं इनके बारे में हमने पढ़ा, इनका काम क्या होता है वो भी हमने पढ़ा। फिर एक्वस जो फ्लूइड होता है, विट्रस जो बॉडी होती है, उसको हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इनका काम क्या है। रेटिना हमने पढ़ा। ऑप्टिकल डिस्क का क्या काम है? तो ऑप्टिकल डिस्क को हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा। और ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ा। यानी टोटल हमारी ह्यूमन आई जो मानव नेत्र है वो यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से क्लियर हो गया है, और आई होप आपको ये चीजें समझ में आई भी होंगी। अब हम पढ़ते हैं मानव नेत्र संबंधी जितने भी दृष्टि दोष हैं उनके बारे में। तो दृष्टि दोष में सबसे पहले हम पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में, मायोपिया के बारे में। ये जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, नाम से अपोजिट इसका काम होता है। निकट दृष्टि दोष देख के लग रहा होगा कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट यानी पास का दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं होता। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है कि इसमें निकट की यानी पास की वस्तुएं तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं यहाँ पे दिखाई नहीं देती। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अब दूर की वस्तु इसी यहाँ पे जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है उसको क्यों नहीं दिखाई देती दूर की वस्तुएं? देखिए क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। लेकिन जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है उसका क्या होगा? जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाएगा। इसका मेन रीजन क्या है? तो देखिए पहले मान लीजिए कि जो नेत्र गोलक था, नेत्र गोलक का साइज इतना था। अब किसी व्यक्ति को मायोपिया हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, तो उसका जो नेत्र गोलक है उसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। तो पहले रेटिना कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था? यहाँ पे बन रहा था। अब जो नेत्र गोलक है इसका साइज बढ़ गया, नेत्र गोलक के साइज बढ़ने की वजह से रेटिना कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। इसीलिए पास की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं यहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और हम सभी को पता है क्योंकि हमने कल अवतल लेंस उत्तल लेंस को अच्छे से पढ़ा था कि जो अवतल लेंस होता है ये क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है। क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो ये अवतल लेंस जब उपयोग किया जाएगा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के आंखों में, तो ये क्या करेगा? प्रकाश को फैलाएगा, और प्रकाश को फैला के कहाँ तक ले जाएगा? रेटिना तक प्रकाश को फैला के ले जाएगा, और यहाँ पे एक जगह पे रेटिना पे प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, जिससे अवतल लेंस लगा के हम निकट दृष्टि दोष का क्या कर सकते हैं? निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हो गया आपको कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। क्या होता है? इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसीलिए इसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं पड़ती हैं। और इसको दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला है दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का जस्ट ऑपोजिट है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें रेटिना के पीछे जाके प्रतिबिंब बन जाता है। अब कैसे? यहाँ पे भी मान लीजिए नेत्र गोलक का साइज इतना था, प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा था, यहाँ पे था रेटिना। तो अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है या दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो इसका जो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। नेत्र गोलक क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो रेटिना कहाँ पहुंच गया? सिकुड़ने की वजह से आगे पहुंच गया। अब प्रतिबिंब का निर्माण पहले प्रकाश जाके कहाँ पे इकट्ठा होती थी? यहाँ पे इकट्ठा होती थी। तो आज भी प्रकाश जाके यहाँ पे ही इकट्ठा होंगी, क्योंकि रेटिना आगे आ चुका है। तो यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि रेटिना के पीछे जाके यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो अच्छी से दिखाई देती हैं, लेकिन जो निकट की यानी पास की वस्तुएं होती हैं, पास की वस्तुएं यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पे कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करता है। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था,
लेकिन जो नेत्र गोलक था, नेत्र गोलक सिकुड़ के यहाँ पे आ गया तो रेटिना तो यहाँ पे पहुंच गई है। अब यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया गया तो उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश को इकट्ठा करेगा, कन्वर्ज करने का काम करेगा और कन्वर्ज करके उसको रेटिना पे लाके फोकस करेगा, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा और उस व्यक्ति को पास का भी अच्छे से क्लियर विजिबल होने लग जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से बता दिया। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए लेंस के उपयोग के आधार पे क्या होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि किस दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे ये ट्रिक याद रखिएगा, निकट और दूर। यहाँ पे दो चीजें मैं लिख देती हूँ। तो निकट में क्या है, निकट, 3 शब्द है ना, तो 3 शब्द है तो इसमें 4 शब्द वाले, 4 अक्षर वाले लेंस का उपयोग होगा। कौन सा, अवतल। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। और दूर में कितने अक्षर है, 2 अक्षर है, दू और रा। तो यहाँ पे इसके आगे 3 अक्षर वाले, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 अक्षर वाले लेंस का उपयोग होगा। कौन सा, उत्तल। कौन सा, उत्तल। यहाँ पे 3 शब्द थे, 3 अक्षर थे, तो यहाँ पे 4 अक्षर वाले लेंस का उपयोग होता था। ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ना दूर का दिखाई देता ना पास का दिखाई देता, इसमें दूर और पास दोनों का दिखाई नहीं देता। और ये अधिकतर किस में होता है, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको होता है। तो ना दूर का दिखाई देता ना पास का दिखाई देता, यानी यहाँ पे अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं, ये दूर और पास का दिखाने का काम करते हैं। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के संयुक्त प्रयोग को ही हम क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो चश्मे बनते हैं बुजुर्ग लोगों के, उनके चश्मे में जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ऊपरी हिस्से में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और जो निचला हिस्सा होता है, निचले हिस्से में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब अगला है दृष्टि वैषम्य, या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं, अबिंदुकता नाम से जानते हैं। ये इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं। इस नाम से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें जो व्यक्ति होता है ना, जिसको अबिंदुकता है, उस व्यक्ति को क्षैतिज वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसीलिए इसके इलाज के लिए बेलनाकार लेंस या फिर सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें जो आंखों की क्षण कोशिका होती है ना, क्षण कोशिका यानी रॉड सेल्स जो होती हैं, इनमें दिक्कत आ जाती है, इसीलिए ये समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे देखिए जो क्षण कोशिका होती है, क्षण कोशिका क्या होती है, क्षण कोशिका रात को देखने का काम करती है। ये क्या करती हैं, रात के समय रंगों को पहचानना या वस्तु का आभास कराने का काम कौन करती हैं, क्षण कोशिकाएं करती हैं। और क्षण कोशिकाएं सबसे ज्यादा एक्टिव किसमें होती हैं, तो सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं उल्लू में। देखिए उल्लुओं को रात को ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है और दिन को कम दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो अबिंदुकता वाले पेशेंट होंगे, उनके आंखों की जो क्षण कोशिका होती है ना, इसी में दिक्कत आ जाती है, इसकी वजह से उनको ये समस्या देखने को मिलती है। अगला है वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति वर्णांध है या कलर ब्लाइंड है, तो उनमें क्या होता है, उनमें रक्त की जो रंग होते हैं, रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती, और खासकर लाल और हरे रंग में वो अच्छे से विभेद नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। ये एक प्रकार का जन्मजात रोग है, यानी जन्म से ही होता है, और इसका इलाज भी अभी तक संभव नहीं है। इसमें क्या होती है, जो शंकु कोशिकाएं होती है ना, जो दिन में देखने में काम करती हैं, दिन में देखने में काम करती है, साथ ही दिन में रंगों को पहचानने में मदद करती हैं, तो वही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। इसलिए ये जन्मजात रोग है, इसीलिए इसको हम किस नाम से और जानते हैं, इसको हम आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। जो वर्णांधता होती है इसको हम और क्या कहते हैं, तो इसको हम आनुवांशिक रोग भी कह सकते हैं। ठीक है। अगला रोग है रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इस रोग में अंधेरे में या फिर रात में दिखाई नहीं देता है। ये मेनली विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इसमें जो क्षण कोशिका होती है ना, जो रात को देखने में मदद करती हैं, ये कोशिका क्या करती हैं, रोडोप्सिन का निर्माण ही नहीं कर पाती, रोडोप्सिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं, और इसको हम और एक नाम से जानते हैं, नेक्टालोपिया के नाम से जानते हैं। रतौंधी को और हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम नेक्टालोपिया के नाम से जानते हैं। अगली और लास्ट आंखों संबंधी बीमारी है मोतियाबिंदु। अब मोतियाबिंदु ये नाम तो आपने बहुत कॉमन है, बहुत बार सुना होगा कि आंखों में मोतियाबिंदु हो गया है। खासकर जो बुजुर्ग होते हैं उनको ये ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो ये क्या होती है, आंख का जो लेंस होता है ना, आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अभी हमने पढ़ा। तो जो यहाँ पे उत्तल लेंस होता है आंख में, इसके ऊपर एक सफ़ेद कलर की प्रोटीन की परत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सामने का दिखाई नहीं देता। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोतियाबिंदु बोलते हैं। लेकिन जो मोतियाबिंदु ना, इसका इलाज संभव
अभाव है इसको हम ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, ये जो सफ़ेद कलर की प्रोटीन है इसी को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, निकाल के बाहर कर देते हैं, तो वापस से व्यक्ति को अच्छे से साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। तो ये क्या होती है, ये मोतिया बिंदु होती है, जो कि आंखों के लेंस के सामने सफ़ेद कलर की प्रोटीन की जो परत होती है उसके जमा होने के कारण हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने मानव नेत्र के बारे में कंप्लीट डिटेल में डायग्राम के माध्यम से पढ़ा। उसके बाद हम जो दृष्टि दोष होते हैं, मानव नेत्र संबंधित जितने भी दृष्टि दोष होते हैं उनको हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ा, जिसमें निकट दृष्टि दोष था, दूर दृष्टि दोष हमने पढ़ा, उसके बाद अबिंदुकता पढ़ा, जरा दृष्टि दोष पढ़ा, वर्णांधता क्या होती है, रतौंधी क्या होती है, मोतिया बिंदु क्या होती है, सभी के बारे में हमने आज की इस क्लास में डिटेल में पढ़ा है। और ये जो आपकी आज लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास है, ये क्लास लगभग आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म करने वाली क्लास है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती जा रही हूँ आप उसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।